बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है व्हाई डज फूड गिव अस एनर्जी स्लोली फॉर आवर्स बट अ मैच स्टिक रिलीज एनर्जी क्विकली इन जस्ट फ्यू सेकंड्स? एंड व्हाई डज अवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव? हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन क्यों चाहिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेते हैं। एंड वन मोर स्ट्रेंज थिंग, how can a tiny amount of a catalyst make a reaction faster without getting used up? So keep these questions in your mind. By the end of this lecture, you will be able to answer all. Start करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है ना, which is 5.4, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। एक केमिकल रिएक्शन एक मैजिक नहीं होता। बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है जब रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होता है व्हेन रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड इन द राइट वे में रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और इसके रिजल्ट में ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए और बी, और ये रिएक्टेंट्स हैं। अब इन्होंने मिलके एक दूसरे के साथ कोलाइड किया, इनके बॉन्ड ब्रेक हुए और इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बन गई ए और बी एक साथ। यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जब इनके बॉन्ड टूटे तो ये एटम्स की फॉर्म में आ गए। ए और बी सेपरेट थे एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में ये दोनों इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ गए। अब ए और बी रिएक्टेंट्स की फॉर्म में। बिफोर मिक्सिंग रिएक्टेंट्स, यानी कि अभी रिएक्टेंट्स मिक्स नहीं हुए, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है ए एंड बी मूव रैंडमली, यानी कि इनकी एक कांस्टेंट रैंडम मोशन होती है। फिर क्या होता है, ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर वॉल ऑफ कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं ना, उसके साथ में कोलाइड करते हैं, या फिर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये पोसेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, बिकॉज दे आर मूविंग। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट द सेम, यानी कि सब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होती। मोस्ट मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोर देन एवरेज एनर्जी होती है, एंड कुछ की जो एनर्जी है वो लेस देन एवरेज एनर्जी होती है। अब जो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं ना, जिनके केस में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्टोरी हमने डिस्कस की है, ये अभी हमने रिएक्टेंट्स एंड जो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, इनको मिक्स नहीं किया बिफोर मिक्सिंग रिएक्टेंट्स। अब जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तब क्या होता है, जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं ना, रिएक्टेंट ए और बी कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराना शुरू करते हैं। अब इस कोलिजन के रिजल्ट में क्या होता है कि अब ये जो कोलिजन है ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है, और इस केस में जो एवरेज एनर्जी होती है ना वो लेस देन होती है, यानी कि एवरेज एनर्जी लेस हो अगर तो क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, usually do not produce a reaction, so not every collision is useful, हर collision useful नहीं होती। लेकिन अगर दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं ना, यानी कि दोनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है और उनमें जो है वो कोलिजन होती है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर वो चेंज हो जाती है प्रोडक्ट में। दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब ट्रांजिशन स्टेट बन गई तो उसके बाद वो ट्रांजिशन स्टेट चेंज हो जाती है प्रोडक्ट्स के अंदर। इसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, और एक केमिकल रिएक्शन के लिए, एक यूज़फुल केमिकल रिएक्शन के लिए इफेक्टिव कोलिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर हम फिगर को डिस्कस करेंगे, फिगर 5.3। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब इफेक्टिव कोलिजन होती है, यानी कि दो
ऐसे रिएक्टेंट्स जो कि जिनकी एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जब वो कोलाइड करते हैं तो क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं। लेकिन अभी कम्प्लीटली ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते और कम्प्लीटली नए बॉन्ड नहीं बनते, तो इसके बीच में एक टेम्परेरी अनस्टेबल अरेंजमेंट होती है एटम्स की। और ये जो अनस्टेबल अरेंजमेंट है इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स थे, अभी इनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुए और नए बॉन्ड बनना शुरू हुए, लेकिन कम्प्लीटली ना ही ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए हैं ना ही नए बॉन्ड बने हैं। तो बीच वाली जो कंडीशन होती है ना, जिसमें इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट जो है ये हाई एनर्जी स्टेट होती है और ये अनस्टेबल होती है और ये बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती है। सो ट्रांजिशन स्टेट के बाद एक स्टेबल कंडीशन में प्रोडक्ट बनती है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, इसलिए ये जल्दी से स्टेबल होना चाहती है, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ पर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को डिस्कस करते हैं। So, to understand energy change during a reaction, we use an energy profile diagram। और इसके अंदर हमें पता चलता है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड पाथ ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पता चलती हैं। सो पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक डायग्राम आपकी बुक में डिस्कस हो रही है। सो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर क्या है कि हाई ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी जो है वो वाई एक्सिस पे होती है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे होता है। सो इसमें जो रिएक्टेंट्स है ना उनकी एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। सो प्रोडक्ट हैव लेस एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। एंड इसमें अगर आप इंथैल्पी चेंज देखें तो ये माइनस में है। इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एनर्जी सराउंडिंग्स में रिलीज़ हो रही है और इंथैल्पी चेंज यहाँ पर नेगेटिव है। सो एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज़ टेकन एज इक्वल। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। सो वॉशिंग क्लॉथ एट 60 डिग्री सेल्सियस यूज़ डबल एनर्जी एज वॉशिंग एट 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम वॉश करते हैं ना कपड़ों को एट द 60 डिग्री सेल्सियस, सो यूज़ आलमोस्ट डबल द एनर्जी कम्पेयर टू द 30 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउट 90% यूज़ of energy by a traditional electric bulb is wasted as heat. So this shows how energy is often lost during process। अब हम ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट के केस में एनर्जी जो है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द बोथ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों से ज़्यादा एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की होती है। और क्यों होती है? इस केस में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना रिएक्टेंट्स के, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और एटम्स रीअरेंज होते हैं और जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। सो इसमें क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है टू रीच अ ट्रांजिशन स्टेट। और इस जो एनर्जी यूज़ होती है ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और ई ए इज द सैम्पल। और ट्रांजिशन स्टेट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी कि जो एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए होती है, ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्टिवेशन क्या है? ये मिनिमम एनर्जी है जो कि ज़रूरत होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। यानी ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। सो स्टार्ट में क्या होता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी के होगा तो वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। इंथैल्पी चेंज क्या होता है? इंथैल्पी चेंज डिफरेंस होता है बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यानी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है ना वो हमारे पास इंथैल्पी चेंज है। और ये इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी अपीयर होता है एंड रिप्रेजेंट इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। डेल एच की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। सो अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर रिएक्शन हो रहा है ना तो रिएक्शन ही नहीं होगा, इवन इफ़ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास पाथ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फिगर 5.5। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें
सेम एनर्जी जो है वो वाई एक्सिस पे है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट जो है ना वो हाई एनर्जी के ऊपर है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हाई एनर्जी के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी है प्रोडक्ट्स की, और रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पर कम है। और यहाँ पर इंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इस केस में जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोडक्ट्स की जो है वो ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स, और इंथैल्पी चेंज यहाँ पर पॉजिटिव है, और एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी इस केस में एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी की ज़रूरत है। सो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आर एनर्जी डायग्राम्स यूज़फुल, क्या एनर्जी डायग्राम्स यूज़फुल होती हैं? सो इसका आंसर है येस, एनर्जी डायग्राम्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बिकॉज ये हमें बताती हैं कि एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। और ये हमें बताती हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, एंड हेल्प टू कंपेयर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, और ये हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी बताती हैं। अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा एन energy profile diagram for a reaction which does not evolve or absorb heat, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना इन्वॉल्व हो रही है। सो इसमें क्या होगा, जो चेंज इन इंथैल्पी है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि जो एनर्जी रिएक्टेंट्स की है वो इक्वल है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ना एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना ही एनर्जी इस केस में रिलीज़ हुई है। सो इंथैल्पी यहाँ पर ज़ीरो ही होगी, क्योंकि एनर्जी ना एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज़ होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। एंड इस केस में भी जो हम कहें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। सो द ग्राफ विल शो सेम एनर्जी लेवल फॉर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, एंड जो ट्रांजिशन स्टेट है ना वो पीक पर होगी। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हाई एनर्जी के ऊपर होगी, लेकिन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। सो नेक्स्ट हम कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। सो इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करती है, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको हम डालेंगे तो फिर हमारा जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगा। तो जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं ना तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ये इंक्रीज़ कर देती है। कैटलिस्ट जो है ना चेंज द पाथ ऑफ अ रिएक्शन, लेकिन कैटलिस्ट ये चीज़ चेंज नहीं करती, यानी जो रिएक्टेंट्स हमने ऐड किए हैं या जो प्रोडक्ट बनेगी, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, कैटलिस्ट उस चीज़ को चेंज नहीं करता, जस्ट स्पीड को चेंज करता है, स्पीड को तेज़ कर देता है। सो इस चेंज की वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई है तो जो रिएक्टेंट्स है ना, मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स, ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और इसके रिजल्ट में जो रेट है ना केमिकल रिएक्शन का वो भी इंक्रीज़ होता है, यानी कि जो रेट है ना वो स्पीड अप हो जाता है केमिकल रिएक्शन। सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जो कि इंक्रीज़ करता है या फास्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट की। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे कैटलिस्ट के बारे में पूछा जाए ना तो एग्जांपल्स लास्ट में कोट किया करें। सो फर्स्ट एग्जांपल है निकल की। निकल कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में। सो जब हाइड्रोजनेशन होती है ना ऑयल की, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, तो इसके रिजल्ट में वनस्पति घी प्रोड्यूस होता है, तो निकल उसमें कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। ये फाइनल रिजल्ट को चेंज नहीं करता है, जस्ट स्पीड अप करता है ये केमिकल रिएक्शन को। सो नेक्स्ट वन इज द प्लैटिनम। प्लैटिनम एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड क्लोरीन एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पाथ ऑफ अ रिएक्शन इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अगर ऐसा है कि एक रिएक्शन हो रहा है जो कि बगैर कैटलिस्ट के हो रहा है, और एक ऐसा रिएक्शन है जो कि कैटलिस्ट के साथ हो रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन जो है ना ये सेम नहीं है, दोनों में कोई ना कोई चेंज तो है। और अगर हम कैटलिस्ट के बगैर कोई रिएक्शन करते हैं तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, और कम मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेंगे एंड प्रोडक्ट में चेंज होंगे, और यहाँ पर रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। सो तीन डिफरेंस के पॉइंट हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो विदाउट कैटलिस्ट के केस में हाई होगी, और कम मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेंगे और प्रोडक्ट में चेंज होंगे, और रिएक्शन की जो स्पीड है ना वो भी कम होगी। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी,
और ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होंगे और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे और रिएक्शन यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। सो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए ना बेसिकली कैटलिस्ट ऐड किया जाता है। सो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एंथैल्पी, इट जस्ट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। बेसिकली रिस्पिरेशन क्या होता है? सो रिस्पिरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमने ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दिस इज़ अ नॉर्मल रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी एंड दिस रिएक्शन रिलीज एनर्जी। सो रिस्पिरेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी में हो रहा है और इसके केस में जो है ना हमारे पास रिलीज होती है हीट। सो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक रिस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें क्या हो रहा है कि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट भी रिलीज होगी। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और जो सेकंड स्टेप है, जो लेटर बाकी उसके स्टेप्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज चेंज हो जाता है टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में और फिर इसके साथ एनर्जी भी होती है, यानी कि C3H4O3 ग्लूकोज चेंज होता है पायरुवेट मॉलिक्यूल में और नेक्स्ट ये चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में एंड एनर्जी। सो तीन चीज़ें एज अ प्रोडक्ट बन रही हैं ग्लूकोज से। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है रिस्पिरेशन का। इसमें क्या हो रहा होता है कि एक ग्लूकोज जो है वो टूटता है, स्प्लिट हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मैनी इंजाइम कंट्रोल रिएक्शन, यानी कि साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है और इसको इंजाइम्स कंट्रोल करती है। यानी ये जो रिएक्शन है ना ये इंजाइम कंट्रोल होता है और नेट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो 2 ATP होती है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ATP, ATP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ATP को हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और ये एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज़ होती है ऑफ द सेल, यानी कि सेल ATP को ब्रेक करके उससे एनर्जी लेता है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे ग्लूकोज है, so glucose in the cytoplasm change into the pyruvate and absence of oxygen also yeast यहाँ पर यूज़ होती है और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है C2H5OH एथेनॉल और एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट में बनती हैं ग्लूकोज से। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फूड एनर्जी इज़ रिलीज स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो फूड हम खाते हैं सो फिर वो डाइजेस्ट हो जाती है एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स। अब जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना अंडरगो ऑक्सीडेशन करते हैं और दिस ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी। एनारोबिक रिस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है एंड फाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी, यानी कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है वो बैक्टीरिया और एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स में होती है, इंसानों में नहीं होती। सो दैट्स वाई कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेते हैं। यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है और फिर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में बनती हैं। सो ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है एंड प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना वो एरोबिक रिस्पिरेशन से कम होती है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स को। सो लिपिड्स बेसिकली क्या है? लिपिड्स के अंदर इंक्लूडेड है फैट, वैक्सीज एंड स्टीरोल्स और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपिड्स ना लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के तौर पे एक्ट करते हैं। They act as energy reservoirs in the body and about half of body energy need come from lipids, यानी कि half of energy body energy come from lipids and storage of lipid storage जो हमारी energy है ना वो lipids में store होती है। So excess of food is stored as lipids, यानी कि जो excess food होती है ना वो store होती है in the form of lipids और ये store होती है adipose cells के अंदर। this is the location। एंड जब हम एक्सरसाइज करते हैं या ड्यूरिंग द फास्टिंग हमारी बॉडी ना वो स्टोर हुई एनर्जी जो कि
लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर हुई होती है वो फिर यूज़ कर लेती है। सो ग्लाइकोजन स्टोरेज क्या है? ग्लाइकोजन इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ये स्टोर होता है लीवर और मसल्स के अंदर। दिस इज द लोकेशन एंड यूज व्हेन बॉडी नीड क्विक एनर्जी। हमारी बॉडी फिर उस ग्लूकोज को या फिर उस एनर्जी को यूज़ करती है जब उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।